तो फिर मैं अभी बताने वाला हूँ डी रैम के सब्जेक्ट में। रैम तो आपको पता है क्या होता है, डी रैम क्या होता है। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस, ठीक है, जो मतलब आप अभी तक जानते थे मेमोरी। और डी रैम मॉड्यूल किसको कहते हैं, डी रैम का मतलब आई होप आप समझ जाओगे, डायनेमिक रैम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं बोलूँ डी रैम मॉड्यूल, तो फिर इसका मतलब क्या होता है। ये कुछ नहीं यार, एक कंप्यूटर मेमोरी है जिसका आप यूज करते हो टेम्पोररी डाटा स्टोरेज के लिए, जब आपकी कंप्यूटर रन होती है, मतलब रैम ही समझो, ठीक है। जब आपकी कंप्यूटर रन हो रही है, कोई ऐप चल रहा है, तो उसके डाटा को आपने स्टोर करा, ठीक, बहुत सीधी सी बात है। और ये आपका पाया कहाँ जाता है एक्चुअली, डी रैम जो है रैम स्टिक्स में। कुछ नहीं यार, मेमोरी मॉड्यूल है जो कि आप इंसर्ट करते हो मदरबोर्ड के अंदर, रैम स्टिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये मेरे कहने का यहाँ मतलब क्या है। ये डायनेमिक इन नेचर होता है, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि जो आपका ये डी रैम है उसको कॉन्स्टेंटली खुद को रिफ्रेश करना होगा पावर के साथ, ताकि वो डाटा ले सके, वो इसीलिए वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक कहने का मतलब, अगर पावर आपने लॉस्ट कर दिया तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। सपोज कर लो आप फोन चला रहे हो, सडनली आपका फोन ऑफ हो गया, फोन ऑफ हो गया तो आपका डाटा चला जाएगा। तो इसलिए डायनेमिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसको खुद को रिफ्रेश रखने के लिए पावर चाहिए हर वक्त। वॉलेटाइल होता है, पता ही है आपको, जैसे ही आप आई मीन से आप जब तक कनेक्टेड थे तब तक तो ठीक है, आप हटे आपका डाटा गया। अनलाइक एसएसडी वगैरह हो गई, आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह हो गई, वो सब वॉलेटाइल नहीं होते जनरली, बट इसमें एक्सेस इसका बहुत फास्ट होता है रैम का, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो कुछ नहीं, इसके डैम डी रैम जो है ना, ये स्टोर करता है डाटा को कैपेसिटर्स में। इसमें मेमोरी, सपोज करो ये डी रैम है, इसमें मेमोरी सेल्स होंगी कई सारी, मेमोरी सेल्स में कैपेसिटर्स होंगे, उसमें डाटा करेगा स्टोर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डी रैम का मतलब क्या होता है। और इसके फर्दर अगर मैं सब टाइप्स की बात करूं, वेट रैम स्टिक छोड़ते हैं, फर्दर कुछ इसके सब टाइप्स हैं। अगर मैं सबसे पहले सब टाइप्स की बात करूं, तो वह है आपका क्या, एस डी रैम, ठीक है। एस डी मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंक्रोनस डी रैम। एस डी रैम मतलब सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंक्रोनस डी रैम आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका होता है डी डी आर। डी डी आर, डी डी आर क्या होता है, डबल डेटा रैम। मैं लिख देता हूँ, डबल डेटा, डबल डेटा रैम नहीं भाई, डबल डेटा रेट है, डबल डेटा रेट होता है, डबल डेटा रेट एस डी रैम। एस डी रैम मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये कुछ नहीं, एस डी रैम आपका था ना, उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, एक बेहतर वर्जन है। और ये कई सारे अभी जो आपके मल्टीपल जनरेशन में के जो डिवाइसेस होते हैं उसमें आता है। इसमें इसके जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, ये क्या होता है, डी डी आर वन होता है, DDR2 होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारी चीजें, ठीक है। तो फिर ये सारी की सारी चीजें जो भी अभी मैंने आपको बताई। और डी रैम तो आपको पता है, ये कंप्यूटर में यूज हो रहा है, गेमिंग कंसोल में यूज हो रहा है। एस डी रैम मतलब आपका सिंक हो गया, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस पता है ना किसी को, सिंक्रोनस इसको कहते हैं एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब पहले वाला टास्क होगा, चाहे ये 20 सेकेंड ले रहा है तब तक दूसरा टास्क वेट करेगा, पहला खत्म होगा तब दूसरा टास्क चलेगा, दूसरा खत्म होगा तब तीसरा चलेगा, तब तक वेट करेगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है, भाई आपको 20 सेकेंड चलना है, चलो मैं इतना नहीं चलने वाला, मैं अगर 8 सेकेंड ले रहा हूँ तो मैं अपना टास्क पहले कर दूंगा, मैं आपके लिए इतना वेट, मतलब यहाँ पे पैल पैरेलली टास्क चलते रहते हैं, पैरेलल वे में, ठीक है। और यहाँ पे वन बाय वन, एक के बाद एक, जैसे आप क्यू में देखते हो। तो ये सिंक्रोनस है आपका। ये क्या है, एसिंक्रोनस क्या बोला जा रहा है, एसिंक्रोनस बोला जा रहा है, ठीक है, चल साथ हैं। तो फिर इसके मैं फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, तो देखो, जब आप डी रैम के बारे में बात कर रहे हो तो इसमें दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आते हैं। कौन कौन से, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। एक होता है आपका क्या, बस विड्थ होता है, बस विड्थ, ठीक है। और एक और होता है आपका बस विड्थ के बाद क्लॉक स्पीड। क्या होता है, क्लॉक स्पीड होता है। एक तो बस विड्थ, और दूसरा क्या, तो फिर दूसरा आपका हो जाता है क्लॉक स्पीड। अब आप बोलोगे अब ये क्या है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि आपकी डेटा ट्रांसफर कितनी फास्ट होगी। क्या करते हैं, डिटरमाइन। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
मैं डी रैम में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक तो आपकी बस विड्थ, दूसरी क्लॉक स्पीड। इसका काम क्या है? तो भाई ये करती है डिटरमाइन कि आपकी जो डेटा ट्रांसफर है ना बिटवीन मेमोरी और प्रोसेसर वो कितना फास्ट होगा। हाउ फास्ट डेटा ट्रांसफर, ठीक है, कैन बी, कितना फास्ट होगा या हो सकता है बोल लो, बिटवीन मेमोरी एंड व्हाट एंड प्रोसेसर, जो आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसर है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करते हैं दो चीजें कि बस विड्थ और क्लॉक स्पीड। अब आप बोलोगे बस विड्थ क्या है? तो ये कुछ नहीं, ये क्या है, नंबर ऑफ बिट्स जो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो सेम टाइम में बिटवीन मेमोरी और सीपीयू। मतलब मेमोरी मैं बोल रहा हूँ, ये मेमोरी है अपन लोग की, अरे यार, ये सपोज कर लो मेमोरी है अपन लोग की, और आपकी एक सीपीयू है, ठीक है। तो इनके बीच, तो फिर मेमोरी और सीपीयू के बीच कितने नंबर ऑफ बिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हो एट ए टाइम, उसी की बात कही जा रही है यहाँ पे। क्या? तो फिर नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर, ठीक है, बिटवीन व्हाट, तो फिर बिटवीन आपकी मेमोरी और सीपीयू, मेमोरी एंड, एम ई एम और, मेमोरी की स्पेलिंग तो ठीक है ना, तो ठीक तो थी, मेमोरी एंड सीपीयू, ठीक है। वो आपका क्या हो जाता है, बस विड्थ, ठीक है। और यस सर, आ रहा। गुड। और इससे जुड़ी कुछ मैं चीज जनरली, आप इसको दो तीन चीजें याद रखना। आप इसको किस में मेजर करते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेजर इन बिट्स। आप इसको बिट्स में मेजर करते हो सबसे पहली चीज। और आपको पता होगा जनरली 64 बिट्स ले लो, या फिर 128 बिट्स, ठीक है, या फिर 128 बिट्स। और आपको तो पता होगा एक बाइट में कितनी बिट्स होती है, तो फिर 8 बिट्स होती है। ये सारी की सारी बेसिक चीजें थी कि एक बाइट में आपकी इतनी बिट्स होती है। बस मतलब बस विड्थ जितना ज्यादा आपका वाइडर होगा, उतना ज्यादा आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो पर साइकिल में, ठीक है। अब आप बोलोगे साइकिल क्या होता है, मैं बताता हूँ। एक साइकिल, सपोज कर लो मैंने बोला आपका डाटा विड्थ ज्यादा है, 64 बिट्स बिट्स का मैंने बोला, तो आपकी जो साइकिल होगी ना, पर साइकिल आप ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने 128 बोला, तो आप और ज्यादा डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, किसके किसके बीच, तो मेमोरी और सीपीयू के बीच, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है। मैं जनरल एग्जांपल में बताऊँ तो समझ लो आपका हाईवे, ठीक है। हाईवे को आपने देखा होगा, अगर आपकी रोड्स की विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है, तो ज्यादा जो मतलब मेरे कहने का मतलब, आपकी रोड ज्यादा वाइड है, तो मतलब हाई विड्थ की बस उसमें आ सकती है। और हाई विड्थ की बस आ सकती है, ज्यादा कार्स को आप अलाउस कर सकते हो, कार्स को आप डाटा समझ लो, ठीक है। तो उसके ऊपर ज्यादा डेटा मूव करेंगे, तो बस यही है, जितना ज्यादा बिट्स मेमोरी और सीपीयू के बीच में आप करते हो। डी रैम में ये दो जो आपके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड क्या होती है, तो इसको आप हर्ट्ज में मेजर करते हो। बाय द वे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्लॉक स्पीड कुछ और नहीं है, बल्कि मेमोरी मॉड्यूल, मतलब मेमोरी मॉड्यूल आपको बोल रहा है कि कितनी साइकिल आप परफॉर्म करोगे पर सेकेंड। मेमोरी मॉड्यूल बोल रहा है आपको कि एक सेकंड में आप कितनी साइकिल परफॉर्म करोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, स्पीड क्लॉक किसका, तो फिर स्पीड क्लॉक ऑफ व्हाट, तो फिर स्पीड क्लॉक ऑफ मेमोरी साइकिल, मेमोरी मॉड्यूल मेमोरी साइकिल। तो ये हर्ट्ज में मेजर करा जाता है। मैं बोलूँ 1 गीगा हर्ट्ज क्या होता है, तो 1 गीगा हर्ट्ज में आपकी 10 टू दी पावर 9 साइकिल्स होती है, 10 टू दी पावर 9 साइकिल्स कब, पर सेकेंड। भाई एक सेकेंड में 10 टू दी पावर 9 साइकिल्स, समझ रहे हो? 1 गीगा हर्ट में ये होता है। ये आपके क्लॉक के स्पीड से भी हाई होता है, बहुत हाई। जितना ज्यादा फास्ट होगा मेमोरी, उतना बेहतर ऑपरेट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज करो एक क्लॉक स्पीड है, जो मतलब एक क्लॉक स्पीड को आपने बोला 1 गीगा हर्ट है, ठीक, 1 गीगा हर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई कि ये जो 10 टू दी पावर 9 है ना, वेट, 10 टू दी पावर 9 अप्रोक्स 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड चलेगी। मतलब एक सेकेंड में इतनी साइकिल चलेगी क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड होती क्या है?
क्लॉक स्पीड ऑफ मेमोरी मॉड्यूल टेल्स हाउ मेनी साइकिल, मतलब कितना साइकिल चलेगा। बस विड्थ क्या है, तो बस विड्थ है कि आपके सीपीयू और मेमोरी के बीच कितना डाटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, जनरली पर साइकिल बोल सकते हो कि कितना डाटा आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। आई होप आपको क्लॉक विड्थ समझ आ गया और बस विड्थ समझ आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, बस बस विड्थ क्या है, तो फिर बस विड्थ रेफर करता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स को आप ट्रांसफर करोगे सेम टाइम में मेमोरी और सीपीयू के बीच। ठीक है, जितना वाइड है बस, मतलब जितना वाइडर बस होगी आपकी, आप उतने ज्यादा डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो पर साइकिल में। एक साइकिल में आप उतने ज्यादा डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो। और 1 GH में कितने साइकिल होते हैं, 10⁹ साइकिल्स, अप्रॉक्स 1 बिलियन आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो विड्थ वही है कि पर सेकेंड मतलब पर साइकिल पे आप कितना भेज सकते हो डाटा। जितनी ज्यादा विड्थ उतना ज्यादा डाटा भेजोगे मेमोरी और सीपीयू के बीच में। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसके बाद अब पॉइंट आया, ठीक है मैं डी रैम समझ गया, ये डी रैम क्या करता है, ये दोनों चीजें डिटरमाइन करता है कैसे फास्ट हो रहा है ट्रांसफर। ठीक है, गुड। बस डाटा समझ गया कि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डाटा ट्रांसफर कितना हो रहा है, कितने मतलब पर साइकिल, एक साइकिल में कितना डाटा जा रहा है। ठीक, क्लॉक समझ गए हो आप। अब बारी आई, बट भाई क्या यूज क्या है इसका, क्वेश्चंस में हम कहाँ इसको यूज करते हैं। तो जब भी आपको बोला जाए ना कि डाटा ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करो, डाटा ट्रांसफर रेट व्हाट, तो फिर भाई आप डाटा ट्रांसफर रेट को कैलकुलेट करो। तो डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है पता है आपको, बस विड्थ, ठीक है, बस विड्थ और क्या, इनटू क्लॉक स्पीड, कि कितने डाटा आप भेजोगे पर साइकिल, इनटू टोटल कितने साइकिल्स हैं आपके क्लॉक स्पीड, क्या है वही साइकिल स्पीड। ठीक है, क्लॉक स्पीड मैं बोल रहा हूँ, और क्या, इनटू ट्रांसफर्स पर साइकिल, ट्रांसफर्स पर साइकिल। ठीक है जी, तो फिर आप ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, बस विड्थ जो होगी वो, इनटू क्या, इनटू क्लॉक स्पीड, इनटू ट्रांसफर जो भी आप कर रहे हो पर से मतलब पर साइकिल। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपकी बस विड्थ जो है, मैं बस विड्थ को BW लिख रहा हूँ, जो आपकी बस विड्थ है ना वो 64 बिट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स मतलब 64 बिट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक साइकिल में, सिंगल साइकिल में। ठीक है जी, कोई नहीं, मैंने बोला क्लॉक स्पीड को मैं CS लिखता हूँ, आपकी जो क्लॉक स्पीड है वो कितनी है, तो फिर वो 1 GHz है। और यहाँ पे 10⁹ साइकिल्स होती है, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है जी, और फिर मैं बोल रहा हूँ आपकी DDR मॉड्यूल है, मतलब डबल डाटा रेट, मैंने शायद पीछे बताया था ना, ये DDR1 डबल डाटा रेट जो होता है आपका। तो फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी है 2 ट्रांसफर्स पर साइकिल। DDR कुछ दिया रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन में कि 2 ट्रांसफर्स पर साइकिल में यहाँ लिख देता हूँ। अब बोला आपको डाटा ट्रांसफर रेट बताओ, क्या क्या करना क्या है इसमें, भाई बस विड्थ अपन लोग की 64 दे रखी है, और ये 1 GHz में मैंने बोला 10⁹ होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या दोगे, DDR क्या दे रखा है आपका, DDR आपका क्या, डबल डाटा रेट। ठीक है, तो फिर 2 दे रखा है, तो इन सबको इंटू कर दो, डेट्स इट, आपका आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये 1 बिलियन था आपका, 64 × 2 क्या हो जाएगा, 128, मतलब भाई 128 बिलियंस, वाह, 128 बिलियन पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, वाह, मतलब इतना ज्यादा होता है ट्रांसफर। ब्लॉब के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, अब तक वेर कैर पढ़ा होगा, कैरेक्टर्स से मतलब बहुत सी चीजें आपने पढ़ी होगी कि आपको स्ट्रिंग में डाटा रखना है, इंटीजर में रखना है। ब्लॉब क्या होता है, ब्लॉब कुछ नहीं यार, ब्लॉब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिखूं तो वो क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज व्हाट, इट्स ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है यार, कुछ नहीं, ये टाइप ऑफ डाटा है, जैसे आपका इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, बस वैसे ही वैरचर होता है वैसे ही। बट ये स्टोर क्या करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डाटा को स्टोर करता है, ऐसे डाटा जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में, फॉर एग्जांपल इमेजेस। ठीक है, उसमें जो डाटा होता है ना, बाइनरी डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, वीडियोस, ऑडियो फाइल। तो जो भी आप इंटरनेट पे स्टोर करते हो, फोटो, ऑडियो, लिटरली जो भी, वो ज्यादातर ब्लॉब में ही स्टोर होती है। ठीक है, तो फिर ब्लॉब डाटा टाइप का आप यूज करते हो। ये यूज होता है डेटाबेस में, स्पेशली क्लाउड स्टोरेज में तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, एज्योर, amazon, गूगल क्लाउड।
ठीक है। और इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे टीनी ब्लॉब, ब्लॉब मीडियम, बट वो सब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो रहने देते हैं उन सबको। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो भी मैंने आपको बताया। आगे पास एक डी रैम मॉड्यूल है, ठीक है जी, है देन व्हाट, तो विथ बस विड्थ, जिसकी बस विड्थ ही है, तो आप मार्क कर लो ये बस विड्थ है, 1 गीगाहर्ट इसकी क्लॉक स्पीड है, बहुत अच्छे। और ऑपरेट कर रहा है डीडीआर में, और क्या बोला, 2 वैल्यूज पर क्लॉक साइकिल में, जो डाटा रेट है आपका वो। बोला यार भाई मैक्सिमम बैंडविड्थ क्या होगा, किसमें, गीगा बाइट्स में। जब भी बाइट्स और बीट्स का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत गौर से देखना, गीगा बीट्स बोल रहा है या फिर गीगा बाइट्स बोल रहा है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये बोल रहा है कि गीगा बाइट्स, और आपको तो पता है जब भी बैंडविड्थ निकालने की बात आती है, तो आप क्या करते हो, जो भी टोटल उसकी है स्पीड, और आपको एक बाइट में मैंने बता रखा है कितने बीट्स होते हैं, 8 बीट्स। ठीक है, बैंडविड्थ तो बीट्स में ही निकलता है ना, जीबी पर सेकंड जिसको आप बोलते हो। तो फिर अपन लोग को यहाँ बैंडविड्थ निकालने बोला गया है। कहने का क्या मतलब है कि बैंडविड्थ निकालो, बट बैंडविड्थ निकालने से पहले जो हमारे पास डेटा दे रखा है उसका तो यूज कर लें। कैसे, मैं दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, बहुत इजी, कि वेट, ठीक है। तो फिर यहाँ बोला जा रहा है सबसे पहले आपको कि आपके पास क्या क्या दे रखा है वो नोट डाउन कर लो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस विड्थ क्या है, 64 बीट्स। ठीक है जी, बीट्स, मैं बीट्स लिख देता हूँ। क्लॉक स्पीड आपकी क्या है, CS, तो क्लॉक स्पीड आपकी है 1G, 1 गीगा हर्ट। ये क्या होता है, 10⁹ मतलब 1 बिलियन रफली मैं बताऊँ तो। और ऑपरेटिंग मोड आपका क्या है, ऑपरेटिंग मोड मैं लिख देता हूँ, OPM लिख देता हूँ इसको। तो फिर ऑपरेटिंग मोड आपका क्या है, तो फिर आप DDR यूज कर लो, डबल डाटा रेट लिख रखा है ना, और ये क्या है, तो फिर टू वैल्यू बोल रहा है, कि मतलब डाटा रेट जो आपका है वो 2 है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ, डबल डाटा जो है वो 2 है। तो अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बैंड विड्थ। ठीक है, मैं इन सबको, अच्छा ठीक है रहने देते हैं यहाँ पे। आपने निकालना है अब बैंड, ठीक है, मैं सिर्फ अब आपने निकालना है बैंड विड्थ, बैंड विड्थ। ठीक है, आपने बैंडविड्थ निकालना है, तो वो क्या होगा। तो फिर बैंडविड्थ निकालने के लिए अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कि जो भी आपके डाटा ट्रांसफर रेट्स आएंगे, देखो यहाँ जो भी मैंने डिस्कस करा था, जो भी डाटा ट्रांसफर रेट्स आएंगे वो, और जो भी डाटा ट्रांसफर रेट आएगा आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 8 से, क्योंकि वो आपका आ जाएगा किसमें, बिट्स में, जनरली बाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स मैंने बताया था। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको, ये आता है क्या एक्चुअली। तो फिर ये आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, A 64 इंटू 10⁹ 9 इंटू 2 दे रखा है ना, 2। ठीक है, बाय 8 हम कर देंगे। तो फिर 8 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको 8 से यहाँ कर दोगे डिवाइड, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपका 8 हो चुका है। और फिर इसके बाद अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फिर ये रहा अपन लोग का क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। जब जब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ तो मुझे बैक जाना पड़ता है। ये आई होप आपको ये बस समझ में, मेरे कहने का मतलब ये है, 16 इंटू 10⁹ 9 ही आता है। ठीक है, बस डिवाइड कर, क्योंकि यहाँ गीगा बाइट्स में दे रखा है इसलिए। मतलब ये सही है, आप वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेट समझ सकते थे। आगे देखते हैं अब। और इसमें बोल रहा है 7200 RPM है आपका। RPM मतलब, RPM से क्या मतलब है, राउंड पर मिनट, 1 मिनट में इतने राउंड्स आपके लग रहे हैं। इससे क्या मतलब है, तो रोटेशन हो रहा है। एक मैग्नेटिक डिस्क, आपको पता है क्या होती है, स्पिन होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क आपकी इतना स्पिन हो रही है, वो डाटा स्टोर करने के लिए। अगर आपने DBMS पढ़ा है तो उसमें ये बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत डेप्थ में। तो एक डायरेक्शन में ये चल रही है, कांस्टेंट इसकी स्पीड इतनी है पर मिनट। और इफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड्स, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क कंट्रोलर को कोई रिक्वेस्ट भेज रही है टू फेच डाटा फ्रॉम डिस्क, वर्स्ट केस लेटेंसी क्या होगी, देखते हैं क्या होगी सबसे पहले। तो फिर हमें वर्स्ट केस लेटेंसी चाहिए, रोटेशन से रिलेटेड चीजें चल रही है। तो राउंड पर मिनट है, कि 1 मिनट में आप कितना राउंड ले रहे हो, 1 मिनट में आप कितना राउंड ले रहे हो, 7200। ठीक है, और आपको बोला क्या जा रहा है, मिली सेकंड में आपके आंसर्स चाहिए। तो ठीक है, तो फिर मिली सेकंड में चाहिए ही, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे। अगर आपको मिली सेकंड्स में आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो डायरेक्टली,
तो फिर आप यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो पहले तो इसको 60 से डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो देखते हैं करके कितना आता है। 8.33 आना है, आई नो। 0.0083, और मिली सेकेंड में बोला जा रहा था, सेकेंड नहीं मिली सेकेंड, तो आप 1000 से चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। एट लास्ट आपका 8.33 समथिंग समथिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ये तो बहुत ईजी था। कुछ राउंड पर मिनट बोल रहा था, मतलब 1 मिनट में, तो 60 सेकेंड हमने कर लिया, इसको डिवाइड करा हमने, तो ये अप्रोक्स 0.00833 समथिंग आया। तो ये आपका सेकेंड्स में आ गया था। जब ये सेकेंड्स में आ गया, हमें तो मिली सेकेंड में चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने फिर उसको डिवाइड करके यहाँ पे ले आया आपने। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास दो सर्च फंक्शंस हैं, ठीक है। एक जो है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ये है, मतलब इतना टाइम लेता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं यार, इतना टाइम ले रहा है, डायरेक्ट यहाँ लिख रखा है इतने नैनो सेकेंड। दूसरा ये रहा, वो इतने नैनो सेकेंड टाइम लेता है। एन इनपुट है जो भी आप डालोगे, कौन सा इसमें बेटर है? बेटर क्या, वैल्यू डाल के चेक कर लो ना कौन सा बेटर है। और बोला क्या जा रहा है, जो भी एन होगा ना वो 10 से लेस होगा। दिक्कत क्या है, हम एन को क्या लेते हैं, मैं बोलता हूँ एन इक्वल टू, मैं 5 ले लेता हूँ। डाल के देखते हैं दोनों में, पहले मैं T1 में डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1000 × 5 + 200, मतलब 5200। अब यही मैं 5 इसमें डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5³ + 5, तो 125 + 5 130 हो जाएगा। ठीक है जी। और सपोज कर लो मैं कुछ और डाल के, हो सकता है इस पे ये बड़ी आ रही है, कोई और वैल्यू लेते हैं। एन इक्वल टू मैं क्या बोल देता हूँ, एन इक्वल टू मैं बोल देता हूँ, चलो 9 लेते हैं, 10 से जस्ट पहले, क्योंकि कुछ गड़बड़ होना होगा तो यही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 × 9 + 200, क्या आ जाएगा ये, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9200, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 9³ प्लस व्हाट, +5। तो 9³ + 5 कितना होता है, अप्रोक्स आपका 724 ये हो जाता है, तो फिर 729 हो जाता है आपका। ठीक है, तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा आया, हमेशा ये वाली वैल्यू जो आपकी ये थी ना, देखो यहाँ भी ये वाली आपकी स्मॉलर आई, T2 वाली 130 करके जो है। ठीक है, ऑलराइट, कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं सर। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर ये सब जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, कुछ ये थ्योरी वाले, ज़्यादा आप सॉल्व करने के लिए इसमें तो नहीं है, लास्ट कुछ क्वेश्चन हो तो। बोला जा रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डेटाबेस में देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है फर्स्ट नेम किसी पर्सन का, तो इनमें से बेस्ट इंडेक्सेस कौन सा होगा? अब आप बोलोगे इंडेक्स ऑन रोल नंबर दे रखा है, भाई मुझे नेम चाहिए, तो इंडेक्स ऑन फर्स्ट नेम बहुत बढ़िया भाई। इंडेक्स ऑन लास्ट नेम फर्स्ट नेम नहीं भाई, मुझे फर्स्ट नेम पहले चाहिए, तो ये दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या हो गए, करेक्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है इनमें से सबसे मोस्ट डिफिकल्ट किसका है क्रिएट करना, इंडेक्स। देखो वैर कैर का तो कर लोगे, बहुत इजी है, इंटीजर का, टाइम स्टैम्प का, ये सब आप कर चुके हैं, बट ग्लोब का सबसे हार्ड होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स होता है इंडेक्स क्रिएट करना। ये बाइनरी है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं इसके बाद। फोटो, अब बोला जा रहा है जब आप फोटो को स्टोर करते हो तो आप क्या यूज करते हो? तो जब भी आप फोटो को यूज स्टोर करते हो तो फिर ब्लॉब हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया के लिए, फोटो वीडियो जितनी भी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डेटाबेस सर्वर रैम पे चल रही है, कंप्लीटली रैम से चल रही है कोई डेटाबेस सर्वर, और वहाँ पे कोई भी परमानेंट स्टोरेज नहीं है, एसडीडी वगैरह वगैरह कुछ नहीं है परमानेंटली स्टोर करने को, तो एसिड कंडीशन जो होता है आपका, एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड, ड्यूरेबल, इनमें से कौन सा फुलफिल नहीं कर पाएगा चीजों को? तो देखो सब हो सकता है, बस ड्यूरेबल नहीं हो सकता जब आप रैम पे चल रहे हो, तो ये भाई होता है वोलेटाइल, तो ड्यूरेबल हो ही नहीं पाएगा। अब ड्यूरेबल नहीं हो सकता तो क्या ही फायदा कुछ देर के लिए, कंसिस्टेंट या फिर एटॉमिक ड्यूरेबल हो भी, आइसोलेटेड हो भी जाए तो ड्यूरेबल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बेटर सूटेड, जब आपको स्टोर करना है कनेक्शन इन्फॉर्मेशन को सोशल नेटवर्क में, तो मैंने बता रखा है ग्राफ सबसे बेस्ट है, ग्राफ डेटाबेस सबसे बेस्ट है जब आपको कनेक्शन को स्टोर करना हो। जितने भी आपके लिंक्डइन हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गया, जिससे कनेक्शन बढ़ता है, वो सब जनरली यही यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके पास एक डाटा सेंटर है जहाँ पे 1 GB/सेकेंड नेटवर्क कनेक्शन बन रहा है, लेकिन ओवरऑल डाटा सेंटर जो है ना उसके पास क्या है, 10 GB/सेकेंड कनेक्शन, मतलब ये बन रहा है 1 GB/सेकेंड नेटवर्क कनेक्शन है उसके पास, हैज बना नहीं है भाई, है ऑलरेडी, और ये 10 GB तक जा सकता है। तो अब बोल रहा है आपके ऐप में, आपका ऐप पॉपुलर हो रहा है,
और अब क्या करना है कि उसमें भाई 1000 पर सेकेंड आने लगे। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट जो है वो 50 KB रिस्पॉन्स ले रहा है। तो मतलब इन शॉर्ट मुद्दा ये है कि भाई आपके पास 1000 रिक्वेस्ट आ रहे थे, 50 KB रिस्पॉन्स ले रहा था। तो फिर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ये 50 KB है, 1000 रिक्वेस्ट है, तो ये आपको कितना निकल के आएगा पता है? ये आएगा भाई 500 MB पर सेकेंड अब आपका लग रहा है। माना मैंने 1 GB पर सेकेंड है, ठीक है कोई नहीं। बट अब हमें क्या करना होगा, इसको इम्प्रूव करना होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है देखो, स्केल अप करोगे मतलब एक ही सर्वर पे डालते जा रहे हो, उसी की पावर को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। भाई नहीं है फिजिबल ये, बिल्कुल नहीं है। स्केल आउट करो मतलब हॉरिजेंटल, स्केल अप मतलब वर्टिकल, स्केल आउट मतलब हॉरिजेंटल। एक और उससे आपने कुछ लाके मतलब जो भी उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती थी मशीन ऐड कर दी, दूसरी तीसरी चौथी। तो ऑप्शन टू सही है, स्केल आउट मल्टीपल सर्वर्स इन डाटा सेंटर, बिल्कुल सही है ये। एसक्यूएल इंजेक्शन रेफर्स टू, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या? तो फिर वही एसक्यूएल इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है, तो फॉर्म के थ्रू होता है, वेब फॉर्म के थ्रू, फॉरेन लैंग्वेज से नहीं भाई। नो सीक्वल, नो 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 नो, नन ऑफ द वक्त होगा ही नहीं, ये होता है आपका। ये मैंने कल बताया था अगर आपको याद हो तो, या परसों शायद, कल तो क्लास नहीं हुआ था। Sanitizing data in context of SQL queries refers to, कुछ नहीं तो फिर मेक श्योर कर रहे हो आपकी वैलिड डाटा जो है ना, या फिर सिंबल, वो मतलब इनवैलिड डाटा और सिंबल आपकी क्वेरी में अलाउड नहीं हो। सैनिटाइजिंग डाटा इन कंटेक्स्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज, मतलब एसक्यूएल जो क्वेरी कर रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में डाटा को सैनिटाइज करना। क्या हुआ इसका मतलब? कुछ नहीं यार, ये कोई इनवैलिड डाटा या फिर इनवैलिड सिंबल नहीं चली जाए क्वेरी में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर किसी ने ब्लैंक दे दिया या फिर डबल कोट्स में इक्वल टू दे दिया, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते थे। तो वही है कि कोई मतलब ऐसा ना चला जाए। बोल अब ऑप्शन क्या क्या है देखो, कितना फनी है। अप्लाइंग कोविड प्रोटोकॉल टू डाटा सेंटर, मतलब सैनिटाइजेशन था तो कोविड डाल दिया उसने। क्लीन अप एचटीएमएल फॉर्म्स ओनली एसेंशियल डाटा, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई क्लीन अप करना एचटीएमएल, क्लीन अप क्या करना, वैलिडेशन लगाना होता है एचटीएमएल फॉर्म में। और यहाँ सैनिटाइज डाटा बोल रहा है जब कोई क्वेरी भेजोगे तो आप। खैर, सैनिटाइजिंग डाटा फॉर एसक्यूएल क्वेरी रिस्पॉन्स, किस चीज़ के लिए मतलब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये करेगा? तो हम करेंगे, एप्लीकेशन डेवलपर, वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे। तो ये आपका क्या होता है, प्रैक्टिस असाइनमेंट यहाँ होता है एंड, और ये रहा आपका क्या, ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है जी। तो फिर अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आप यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको एक एल्गोरिथम लिखना है, सॉर्ट एन नंबर्स, जो कि एन नंबर्स को सॉर्ट करेगा। एरे जीरो, एरे है जीरोथ इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक के नंबर को। ठीक है, तो फिर आप उसको बहुत इजीली कर लोगे। उसके स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला स्टेप बोला भाई, सर्च करो पूरे के पूरे लिस्ट में, लोवेस्ट नंबर ढूंढो और उसको जो पोजीशन होगा उसके ऊपर डाल दो। जैसे जीरो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मूव कर दो। फिर वन बाय वन आप उसको मूव भी तो कर दोगे। ठीक है, जो उसके पहले वाला इंडेक्स होगा उसको आप नेक्स्ट पे डाल दोगे, एक एक स्टेप आप मूव कर दोगे। जो ओरिजिनल जो है एआई, उसको आप पोजीशन जीरो पे रख दो। ठीक है, और इसी को आप रिपीट करते रहो बार बार। बोला जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? भाई लीनियर तो होगी नहीं, पता है आपको, क्योंकि आप एक उठाओगे फिर बाकी सबसे कंपेयर करोगे फिर इंसर्ट करोगे, बहुत सीधी सी बात है। और क्वाड्रेटिक मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर आप जिसको बोलते हो, ये बिल्कुल हो सकता है। क्वाड्रेटिक तो हो ही सकता है, सॉर्टिंग आप कर रहे हो भी, जब आप नए एल्गोरिथम से सॉर्ट करते हो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर लगता है। क्यूबिक नहीं हो सकता यार, यहाँ क्यूबिक जैसा क्या दिख रहा है? मतलब तीन लूप्स थोड़े ही चल रहे हैं, और वो भी एन टाइम्स, बिल्कुल नहीं, दो चल रहे हैं, कंपेयर कर रहा है। और उसको जैसे बबल सॉर्ट का बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, अगर मैं थोड़ा बहुत श्योर हूँ तो आपने पीडीएस से पढ़ा है तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक सही हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए सही है। बैलेंसिंग अ बाइनरी सर्च ट्री इज डन इन ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में करते हो? बाइनरी मतलब बाइनरी सर्च ट्री को, तो फिर लॉगरिथमिक सर्च टाइम होती है इसकी। ये तो बहुत सीधी सी बात है, आपको पता होगा। सबसे पहले लॉगरिथमिक सर्च टाइम होती है, और किस लिए? तो फिर आप इसको बैलेंस क्यों कर रहे हो? सबसे पहला केस, आप इसको बैलेंस क्यों कर रहे हो? तो भाई बैलेंस, बैलेंस करने से क्या हुआ कि आपकी हाइट रिड्यूस हुई। अगर आपने पढ़ा होगा किसमें, पीडीएसए में, कि बैलेंसिंग लोड फैक्टर जो होता है, कि आप लेफ्ट चाइल्ड माइनस राइट चाइल्ड करते हो, और दोनों का जो डिफरेंस होता है या तो -1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। पीडीएसए में आपने पढ़ा होगा फॉर श्योर। तो उससे आप क्या कर रहे हो, सपोज कर लो एक साइड की हाइट बहुत ज्यादा हो गई थी, एक चाइल्ड यहाँ, एक चाइल्ड यहाँ, एक चाइल्ड यहाँ, इधर की हाइट कुछ ऐसी है, तो फिर आप इसको बैलेंस करते हो, बैलेंस लोड फैक्टर काउंट करके, लेफ्ट चाइल्ड माइनस राइट चाइल्ड, जो भी हाइट होती है लेफ्ट राइट में।
तो हाइट रिड्यूस हो रहा है और इंश्योर कर रहा है लॉगरिथमिक सर्च टाइम को। तो ये बेसिक चीज है। बाय द वे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप करते क्या हो, देखो ये आपकी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री। सर मुझे समझ में आ गई, अगर चाहे तो स्किप कर सकते हो, मेरे को आ गई ठीक है, समझ। गुड गुड, ऑलराइट ऑलराइट। उसके बाद बोल रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री जो होता है ना एच, वो कितने मैक्सिमम स्टोर मैक्सिमम मतलब कितने वैल्यूज स्टोर कर सकता है। एज्यूम करो हाइट जो है रूट नोड का वो 1 है, तो कितना स्टोर कर लेगा भाई। आपने हाइट एच बोला है, उसकी टोटल हाइट एच है, तो वो कितना स्टोर कर लेगा। हर एक चाइल्ड 2 स्टोर कर रहा है, फिर ये 2 स्टोर कर रहा है, तो कितने टाइम करेगा, 2 टू द पावर एस टाइम करेगा। और एक तो रूट नोड हो गया, तो आप उसको माइनस कर दोगे, तो फिर 2h-1 आ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। और फिर इसके बाद देखते हैं। अब कुछ नहीं यार, बाइनरी सर्च बोला गया आपको कि स्टोर कर रहा है मतलब लोगों के नेम को एज इंडेक्स। ठीक है, टेबल का नेम, नाम जो है वो नेम है, टेबल नेम। तो फिर स्पीड अप कैसे करोगे उसको, आपको नेम सर्च करना है, तो क्या क्या कर सकते हो आप। सबसे पहले बोल सकते हो, जैसे आपको नेम राहुल सर्च करना था, आप ये वाइल्ड कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो कि लाइक RA, मतलब भाई RA से जो हो रहा है आपका। ठीक है, या फिर राहुल दे सकते थे, बहुत बढ़िया। ये दोनों गलत क्यों है भाई, यहाँ बोला जा रहा है कि DR कोई नेम होगा। सपोज कर लो कुछ नेम है, समथिंग समथिंग कैरेक्टर है, DR कोई उसके नेम के बीच में आ रहा है। आप बोल रहे हो भाई जहाँ DR बीच में आए ना आप वहां करो। सपोज करो यार, एक नेम में अगर 10 कैरेक्टर है तो ये सब में देखेगा, फिर दूसरे वाले में, मतलब ये तो बहुत ज्यादा मेस्ड अप होगा, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ तो रोल नंबर सर्च करा है भाई, इसका तो चांस ही नहीं है। तो ये सही है, ये सही है आपका। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब समझ आई जो भी मैंने अभी आपको बताया जस्ट। यस सर, हेलो, समझ आ रही। यस सर, गुड आ रही गुड समझ। गुड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को ये सर्च कर रहा है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, इफ आवर मेन इंटरेस्ट इज इन स्केलिंग, अगर हमारा इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं डेटाबेस को स्केल करना, कैसे, बाय एडिंग मोर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स। ज्यादा से ज्यादा सर्वर्स को ऐड करो, स्केल करो, कर लेंगे, कोई नहीं, दिक्कत क्या है। और तो एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी वहां वायलेट हो जाएगी। एटॉमिक वैल्यू तो कर लेंगे चलेगा, बट एक चीज देखो भाई, बहुत सारे सर्वर्स हैं, तो हो सकता है किसी पे डाटा अपडेट हो गया, किसी पे अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स हैं। तो एक पॉसिबल वैल्यू है कि भाई कंसिस्टेंसी मीट करने में थोड़ी बहुत तो परेशानी आने ही वाली है। तो फिर आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी मीट करने में आपको परेशानी आएगी। इसके बाद आप, क्वेश्चन जो है 6 नंबर की, आप एक ऐप क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन करेंगे और टिकट डाउनलोड करेंगे, दैट इज हॉल टिकट्स। ठीक है, टू मेक दिस मोड, इसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने ऐप को ज्यादा क्विक बनाने के लिए, कि आप चेक करोगे वेदर अ गिवन यूजर हैज डाउनलोड, मतलब बंदे ने डाउनलोड करा है कि नहीं करा है, मतलब एक ऐप है जहाँ आके डाउनलोड करेगा और आप चेक कर लोगे एफिशिएंट बनाने के लिए। तो कौन से काइंड का डेटाबेस आप प्रेफर करोगे, ग्राफ प्रेफर करोगे, बिल्कुल नहीं करना हमने। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, क्यों, वो तो बस डाउनलोड कर रहा है ना। RDBMS, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, RDBMS क्यों करना। तो क्या सबसे इफिशिएंट क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा कि आपकी जो की वैल्यू होती है, जैसे आप डिक्शनरी में भी की वैल्यू स्टोर करते हो, ये किसके ऊपर काम करती है। अगर आपने हैश टेबल्स पढ़ा है PDSA में, तो ये मोर और लेस वैसे ही हैश टेबल के अकॉर्डिंग ही बेस्ड होती है। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होनी होती है ना, कोई चीज को एक्सेस करने की, वो बिग ऑफ 1 होती है। तो भाई इससे ज्यादा फास्ट क्या हो सकता है, कि आप बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जहां तक बात रही आपकी RDBMS की, तो फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आप SQL क्वेरीज करोगे चेक करने के लिए कि बंदे ने डाउनलोड करा कि नहीं करा। फिर आप कंपेयर करोगे, तो इसमें कंपैरिजन थोड़ा स्लो होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को भी आप मैंने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, डॉक ओरिएंटेड डेटाबेस। तो फिर उसका क्या, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल नहीं, माफ करना, मॉडल होता है। बाय द वे यहाँ है डॉक ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, जैसे MongoDB। तो ये क्यों, ये किस चीज के लिए मतलब सूटेड होता है, ये जब आपको किसी एम्प्लॉय की प्रोफाइल आई मीन से स्टोर करनी है, कि नेम क्या है, सैलरी क्या है, ये वो, तो ये उसके लिए मतलब बेहतर है। ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है की वैल्यू में, जो जो भी चीज आएंगी, तो की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है। तो फिर क्या ये समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बताया। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। दैट्स ग्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन से टाइप का डेटाबेस वर्स्ट स्केल आउट है, मतलब जिसमें आप बहुत ज्यादा वर्टिकली अपग्रेड नहीं कर सकते। तो RDBMS, डॉक तो हो ही जाता है, ये सब तो हो ही जाएंगे। RDBMS पता है आपने, ठीक है। तो फिर
ये आपका सबसे वर्स्ट होता है। तो फिर देखते हैं क्या दे रखा है आपने। यहाँ बोला गया है आपको कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक सर्वर है 16 कोर का। आई होप आपको पता है कोर क्या होता है। 16 कोर मतलब 16 इंडिपेंडेंट जो भी उसकी कोर्स है वो, और हर एक इंडिपेंडेंट कोर अलग अलग टास्क रन कर सकता है। तो कई सारे टास्क आप मल्टीपल रन कर सकते हो। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। 64 GB रैम है, बहुत सीधी सी बात है। और उसकी स्पीड कितनी है, 1 GB पर सेकेंड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, 1 GB पर सेकेंड इसकी स्पीड है। देखते हैं फिर। और बोला जा रहा है आपको कि ये फ्लास्क एप्लीकेशन रन कर रहा है 500 HTML पेजेस पर सेकंड जनरेट कर सकता है। और हर एक पेज 1 MB का होगा। और वेट, लेट मी रिमूव दिस, एक एक MB का होगा। 1 MB इमेज डेट नीड टू बी डाउनलोडेड बैक, मतलब क्लाइंट ये इमेज डाउनलोड कर रहा है 1 MB पर सेकेंड का। एक रिक्वेस्ट आएगी, एक मतलब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करेगा पर सेकेंड 500 HTML पेजेस बन सकते हैं। तो आप इतने रिक्वेस्ट दे सकते हो। बोला जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या दोगे पर सेकेंड आप यहाँ पे, तो उसकी सर्वर हैंडल कर ले इसको। क्या दे सकते हो आप, देखो। सबसे पहली चीज इसमें समझ गए आपकी पेजेस की साइज कितनी है। और मैं लिख देता हूँ, PS लिख देता हूँ, पेज की साइज कितनी है, 1 MB है जी, बहुत बढ़िया। और कितना जनरेट कर रहा है आपका HTML, जनरेशन कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। बहुत सही भाई, 500 हो रहा है, समझ आ रहा है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो। आपको पता है 1 MB मतलब 1 मेगा बाइट, बाइट है ना ये, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाता है, ये 1 MB इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, 8 मेगा बीट्स। इसमें चेंज कर लेना, बहुत सीधी सी बात है, हम करते ही हैं क्योंकि बैंडविड्थ चाहिए इसके लिए। बैंडविड्थ क्या होता है समझ रहे हो। तो फिर ये चाहिए आपको। और मैक्सिमम सर्वर कितना रिक्वेस्ट ले सकता है, तो फिर सर्वर की कनेक्शन स्पीड क्या है, 1 GB पर सेकेंड की है। कितनी है, 1 GB पर सेकेंड की। सपोज कर लो 1000 है, ठीक है। और ये आप 1 GB पर, मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया है। और 1 GB पर सेकेंड आपकी स्पीड है। और ये 8 आपका है, मतलब एक रिक्वेस्ट आएगा तो 1 MB का आएगा, मतलब 8 मेगा बिट्स का आएगा आपका 1000। तो इसको आप 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, 125 आ जाएगा। तो भाई टोटल 125, बेटा टोटल कितना, तो फिर टोटल 125 रिक्वेस्ट आ सकते हैं पर सेकेंड। मैक्सिमम रिक्वेस्ट यही आएगा, स्पीड इतनी है। जनरेट आप कर सकते हो 500, आई नो बट हर एक को जनरेट करने में 1 MB जा रहा है। और आपकी टोटल कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो फिर 1000 बाइट आपने यहाँ पे करा तो ये आपका निकल गया। ठीक है, चीजें समझ आई जो भी मैंने अभी आपको समझाया। सर 1000 कहाँ से आया वो समझ नहीं आया। 1000 कहाँ से है, देखो। हम्म, दे क्या रखा है, जो आपकी सर्वर है उसकी उसकी पावर क्या दे रखी है, सर्वर की पावर जीबी वन पर जीबी सेकंड पर नेटवर्क सेकंड। कनेक्शन। हाँ तो देखो आप 1 GB पर सेकंड कनेक्शन करोगे, मतलब ये इतना झेल लेगा। आप इससे इतने का डाटा मांगोगे दे देगा। आप 500 जनरेट कर रहा है, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं भी, बट ये इतना झेल लेगा। ठीक है जी। और हर एक रिक्वेस्ट 1 MB की होने वाली है, ठीक है। अगर हर रिक्वेस्ट 1 MB की होने वाली है तो फिर 1 MB में कितने होते हैं मेगा बीट्स, बीट्स बोलूँ तो मैं 8 होता है। और ये आपका कितना हो गया, जीबी दे रखा है बैट्स में, तो फिर ये आपका कितना हो जाएगा, 1 GB, 1000 होता है ना, 1000 हो जाता है। मतलब ये इसकी टोटल, मतलब जो उसकी टोटल पावर है ये है। और एक रिक्वेस्ट आपका 8, मतलब बोल रहा है कि मुझे 8 बिट्स चाहिए। और टोटल 1000 है, 1000 से आप डिवाइड करोगे, ये 1 GB 1000 हो गया। ठीक है, बिट्स में मैं बिट्स के टर्म में बोलूँ तो यहाँ बाइट दे रखा था, गीगा बाइट्स। आपने बिट्स कर लिया, बस कुछ नहीं, यही था जो भी था। आप समझ आया। हाँ सर आ गया समझ। तो तो फिर इसको कर लेना कि भाई इसकी टोटल कितनी है, जो भी इसकी पावर है वो कितनी है। कितने पेजेस जनरेट कर रहे हैं, जब ये बहुत ज्यादा, सपोज करो जब ये 10 GB होता तो फिर इसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता था। बट यहाँ तो 125 आया, बहुत कम आया। तो ग्रेडेड असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस हैं बाय द वे। देखो एसिंक्रोनस अपडेट किसको कहते हैं, तो मैंने बता रखा है कि बैकग्राउंड में चीजें लोड होती रहेंगी। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 20 सेकेंड ले रहा है तो उसके बाद लोड होगा, बैकग्राउंड में सब चल रहा होगा। और दूसरे ऑप्शन से इनकरेक्ट क्यों है, बोला जा रहा है ऑपरेटिंग विदाउट अ क्लॉक। भाई क्लॉक सिस्टम, सिस्टम क्या कहाँ से आ गया। यूजिंग एसिंक्रोनस सर्किट डिजाइन फॉर प्रोसेसर डाटा सेंटर कहाँ से आ गया भाई। हैविंग सेपरेट फाइल्स, मतलब ये ऑप्शन आप वैसे भी सही कर लेते। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मतलब पढ़ने में।
आप मत करना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, नॉट मॉड्यूल। मैं कई बार मॉड्यूल मॉड्यूल बोल दिया था शायद मैंने। तो फिर आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डोम बोल रहा है कि वेब के किस कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है, तो ये, और ये सब तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट का जब यूज करोगे डोम को अपडेट करने के लिए तो क्या होगा, तो फिर क्लाइंट पे लोड बढ़ेगा। ऑप्शंस क्या क्या है, जावा स्क्रिप्ट आपका कहाँ रन होता है, क्लाइंट पे, बोल रहा है सर्वर पे लोड बढ़ेगा, क्यों, नेटवर्क पे क्यों बढ़ेगा। फिर बोल रहा है कि डिक्रीज होगा लोड क्लाइंट पे, भाई अपडेट कर रहे हैं, मतलब पावर कंजप्शन होगा, चीजें बदलेंगी, तो इंक्रीज लोड होगा क्लाइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोम अपडेट्स कैन यूज टू, डोम अपडेट्स का आप क्यों यूज करते हो, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए, कोई डिजाइन ऐड करना है, कोई रिमूव करना है टेक्स्ट, तो इसीलिए करते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो सही हो गए। यहाँ बोल रहा है भाई डेटाबेस, मतलब डोम को डेटाबेस से डोम का क्या लेना देना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा क्योंकि ये गलत हो गया, तो ये दोनों आपके सही है यहाँ पे। इसके बाद सबसे सिक्योर क्या होता है, तो देखो स्टैटिक जो आपकी HTML वेब पेज है, मतलब आपने कोड ऑलरेडी लिख के कहीं रख दिया, वहां से आप लेके आ रहे हो, वो सबसे सिक्योर होता है। तो आप बोलोगे PHP स्क्रिप्ट क्यों नहीं सिक्योर है सर्वर पे, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिक्योर नहीं है, सिक्योर है, बट आप जब कंपेयर करोगे स्टैटिक HTML से तो उतना सिक्योर ये नहीं होता, क्योंकि डाटा तो सर्वर से ही रहा है, स्टैटिक भी वहीं से आता है, बट ये हो सकता है आप बिल्ड कर रहे हो उसको फिर ला रहे हो, तो ये आपका गलत हो गया। फिर बोला जा रहा है जावा स्क्रिप्ट विथ नेटिव मॉडल एक्सेस, बॉस ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की जो नेटिव मॉडल होती है ना, वो क्या करता है आपका, उसके पास पावर होती है कि वो आपके जो पर्सनल डाटा होते हैं, मोस्ट डेंजरस हम इसको कह सकते हैं, फुल नेटिव एक्सेस दे देते हो। ये अपने मन से कोई फाइल ले सकता है, अपने मन से कोई फोटोज आपकी फाइल्स आपकी अपलोड डाउनलोड डिलीट ये कर सकता है, तो ये तो बहुत ध्यान से पढ़ना, जेएस विथ नेटिव मॉडल तो कभी मत। जब पूछे मोस्ट डेंजरस तो इसको लगा देना। बेसिक एपीआई एक्सेस, अरे भाई है तो एपीआई एक्सेस ही ना, ठीक है, रिस्क है ही, मतलब डाटा आ रहा है वहां से, तो रिस्क यहाँ पे मैनिपुलेट, सबसे बेहतर स्टैटिक HTML सबसे ज्यादा सिक्योर हो जाएगा आपका। प्रॉपर यूज ऑफ कंस्ट्रेंट वैलिडेशन एपीआई कैन रिड्यूस लोड ऑन, देखो कंस्ट्रेन आप लगा रहे हो एपीआई की वैलिडेशन पे, तो लोड किस पे घट रहा है, तो आपने वैलिडेट करा है कि कोई गलत चीज सर्वर पे ना जाए, इसीलिए करा ना आपने, क्योंकि एपीआई का यहाँ पे जिक्र आया है कि एपीआई का यूज करो सर्वर पे, तो सर्वर और नेटवर्क पे ही सीधी सी बात है, दोनों के ऊपर। अब अगर आपकी रिक्वेस्ट गलत है, आपने कुछ गलत फिल करा है, तो वो रिक्वेस्ट जाएंगी नहीं वहाँ, तो ये दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये आपका दे दिया यहाँ पे पाइथन वगैरह के रिगार्डिंग, नॉट पाइथन फ्लास्क के रिगार्डिंग, ये जनरल कोड है। राउट ये है, अगर ये आप एक्सेस करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न होगा। बोला जा रहा है स्टैटिक वेब पेज का एग्जाम, भाई फ्लास्क डायनेमिक चीजें जनरेट करता है, ये सही हो जाएगा आपका। ब्राउजर विल नॉट रेंडर एनी आउटपुट ऑन द वेब पेज, क्यों भाई, मैं अगर होम दूंगा तो ब्राउजर तो दिखाएगा ना हेलो वर्ल्ड, ये तो होगा ही नहीं, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है आपका क्या, कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डोम के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सा ट्रू है, डोम क्या करता है आपका। तो फिर अगर आप जनरेट करोगे किसी पेज को कंप्लीटली, पूरे पूरे पेज को सिर्फ डोम की हेल्प से, गौर से सुनना, डोम अपडेट्स की हेल्प से आपने पूरे पेज को जनरेट करा है, तो क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी होगी पेज के लिए, मतलब समझना चीजों को, डोम एक ट्री होता है, ठीक है, आपने सिर्फ उससे उन सारे के सारे चीजों को जनरेट करा है। जब आपने सिर्फ और सिर्फ, मेरे कहने का मतलब, सिर्फ डॉम से जनरेट करा है, तो सिर्फ डॉम से जनरेट करोगे तो उसमें सिर्फ जावा स्क्रिप्ट होगा। डोम में जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से, मतलब डोम जो आपका पेज जनरेट करो, सिर्फ डोम से जनरेट करने का मतलब है आप सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से पेज जनरेट करो, तो क्या वो सर्च इंजन, जो आपकी स्क्रीन रीडर्स हैं, जो आपका यूजर है, कोई यूजर है जिसने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर रखा है, या फिर आपकी स्क्रीन रीडर है, तो क्या उसके लिए एक्सेसिबिलिटी उसकी हाई होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई, हो ही नहीं सकती। सिर्फ जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं, आपने डोम से अपने पेज को जनरेट करा, तो ये तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन सेम है वही, बस यहाँ इनएक्सेसिबल बोल रहा है, बिल्कुल ये सही है आपका। HTML is generated on client side, it cannot be done by browser with limitation, exactly HTML जो आप क्लाइंट साइड पे जनरेट कर रहे हो ना, वो ब्राउजर जिसमें लिमिटेशन है उससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डॉम के रिगार्डिंग चीजें आप बोल रहे हो, ठीक है। बट ये मतलब ऐसा नहीं है, वो हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता,
हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी कुछ कंटेक्स्ट है, कुछ अलग ब्राउजर्स है तो उस पे हो सकता है, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। बाय द वे इसको आप गलत, आई मीन टू से डोम के अपडेट में ये जनरेट नहीं होगा, तो कांट की लगेगा इसमें। इनमें से कौन सा ट्रू है? सबसे पहला, जावास्क्रिप्ट ओनली लैंग्वेज है जो कि कैन बी मेड अवेलेबल ऑन वेब ब्राउजर्स। नहीं भाई, सर्वर पे भी होता है। नोड जेएस का नाम सुना है क्या? नोड जेएस कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन सर्वर्स है, मतलब डेटाबेस कुछ ऐसा। वेब ब्राउजर्स एक्चुअली हैव जेएस इंजन। बिल्कुल, हमारे वेब ब्राउजर में, सबके वेब ब्राउजर में होता है जेएस इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई और ब्राउजर बना लो अदर लैंग्वेजेस को, जो कि जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करती हो? बिल्कुल, आप अपना ब्राउजर बना लो, अगर बना सकते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। इज इट इम्पॉसिबल टू रन जेएस ऑन टेक्स्ट मोड ब्राउजर? ऐसा नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट डिपेंड करता है कि आपकी फाइल देखो। यहाँ दे रखा है यस बिकॉज टेक्स्ट मोड ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो फिर टेक्स्ट मोड जो आपकी ब्राउजर होती है वो बोल रहा है कि डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, गलत है ये। दूसरा, नो, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। टेक्स्ट मोड ब्राउजर क्या हो गया? लिनक्स। अगर आपने लिनक्स का नाम सुना है तो लिनक्स जो होता है आपका, वो आपका टेक्स्ट मोड ब्राउजर होता है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है उसके ऊपर। और यहाँ पे यस बोल रहा था तो ये तो गलत ही हो गया आपका कि वो सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट नहीं मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। इवन दो, बट मोस्ट टेक्स्ट मोड जो ब्राउजर होते हैं ना वो सपोर्ट नहीं करते, कई सारे सपोर्ट नहीं करते, बट थोड़े बहुत तो करते हैं। बट देयर इज नथिंग प्रिवेंटिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर को प्रिवेंट कर रहा है जेएस को लोड होने में, एक्सिक्यूट होने में। ठीक है, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा आपको विविडली विजुअल ना हो, बट लोड तो कर ही सकते हो आप इसमें भी। यस बिकॉज टेक्स्ट मोड ब्राउजर ओनली सपोर्ट। भाई ऐसा नहीं है सिर्फ टेक्स्ट मोड ब्राउजर है तो वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल सपोर्ट करेगा, बिल्ट ऑन जेएस ऐसा भी नहीं है कि जेएस पे बन रखा है, तो ये गलत हो गए हैं आपके ऑप्शंस जो थे। नेक्स्ट बोल रहा है डब्लू विच ऑफ द फ्लोइंग रिगार्डिंग डब्ल्यू ए एस एम इज ट्रू। कि डब्ल्यू ए एस एम के रिगार्डिंग क्या ट्रू है? मैंने आपको बताया था डब्ल्यू ए एस एम आपका क्या है? वेब असेंबली को फॉर्म में यहाँ पे ऐसा बोला गया डब्ल्यू ए एस एम। तो ये है क्या? तो कुछ नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो कि सेट करा गया है, जिसको कई सारे ब्राउजर्स यूज करते हैं। कुछ नहीं, बस एक इंस्ट्रक्शन है। कंपाइल्ड फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं, इंस्ट्रक्शन। हाँ जी हाँ, ये सिर्फ जेएस तक लिमिटेड नहीं है, इसको आप अदर लैंग्वेजेस में भी जनरेट कर सकते हो बिल्कुल। तो ये दोनों ऑप्शंस, ऑल ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं क्योंकि ये गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे कर रहे हो यहाँ पे? तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज परमिटेड इन फुली स्टैटिक वेबसाइट्स में? क्या परमिटेड होती है? इमेज परमिटेड होती है, पता है आपको। जावा स्क्रिप्ट भी परमिटेड होती है। बोला जा रहा है डेटाबेस कनेक्शन रिक्वेस्ट फॉर ईच पेज। भाई हर एक पेज के लिए डेटाबेस, ये तो डायनेमिक सेंस बोल सकते हो आप, तो ये तो गलत हो गया। सही क्या हो गया? ये और ये। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से मोस्ट डेंजरस क्या है आपका? मोस्ट डेंजरस क्लाइंट के लिए क्या है? तो मैंने बताया था जावा स्क्रिप्ट नेटिव मोड में, भाई ये कुछ भी एक्सेस कर लेगा, फाइल, फोटोज, लिटरली कुछ भी, तो ये सबसे डेंजरस है। सबसे सेफ कौन? तो स्टैटिक वाला। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू है? किसके रिगार्डिंग? कंस्ट्रेंट वैलिडेशन एपीआई। मैंने बताया कंस्ट्रेंट वैलिडेशन एपीआई आप फॉर्म में लगाते हो, ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो फिर सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? तो फिर ये दे रखा है constraint validation is sufficient to protect against SQL injection। मतलब constraint validation API is sufficient to protect against SQL injection। भाई ये फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ अगेंस्ट समझ सकता हूँ मैं, बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल एसक्यूएल इंजेक्शन के अगेंस्ट चल रहा है। हमने अपने फॉर्म को सिक्योर करा है, ये हमारे फॉर्म को, क्योंकि जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन होता है मोर और लेस, मैंने आपको बताया था कल, एक्स एस एस सी एस आर एफ, ठीक है, बटरफ्लो करके, और भी बहुत चीजें बताई थी। तो एक तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ, और दूसरा इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डायरेक्टली सबमिट द कंट्रोलर विदाउट गोइंग थ्रू HTML फॉर्म। बिल्कुल, देखो हमेशा ये पॉसिबल होता है कि सब डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हो, डायरेक्ट आप बिना फॉर्म पे गए आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर ये भी आपका सही हो जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू डायरेक्टली सबमिट, डायरेक्ट आपने सबमिट कर दिया, सबमिट पे क्लिक करा कंट्रोलर को, विदाउट गोइंग थ्रू द फॉर्म, तो वहां पे आपका कंस्ट्रेंट वगैरह होगा, तो उन सब के रिगार्डिंग आप उसको जो भी इशू आएगा उसको आप टैकल कर पाओगे। ठीक है जी, ठीक। वन। वेट, मैं
मैं बताता हूँ ये कैसे हो रहा है, देखो। वो हम्म, यहाँ कह रहा है कि टोटल 16 कोर सीपीयू ये सब तो दे रखा है, ठीक है, 16 GB मैन। आप इसको देखना, क्या दे रखा है, 1 GB, मतलब क्या भाई, 1000। 1 GB आपका बाइट्स में है, तो फिर आप इसको बिट्स में, 1000 बिट्स में दे रखा है आपका, ठीक है। ठीक है, मैं MB पर से मतलब मैं बिट्स में बोल रहा हूँ, 1 GB में तो 1000 MB होता है। और बोला जा रहा है टोटल 500 पेज एट मैक्स जनरेट हो सकता है पर सेकेंड। हर एक पेज की कितनी के, मतलब ये कितना केबी है, 100 KB है आपका वेट। हर एक पेज आपका कितने केबी में है, 100 KB में। ठीक है जी, हर एक पेज आपका 100 केबी में। और यहाँ हम एमबी की बात करें तो इसको भी हम एमबी में चेंज कर लेते हैं। कैसे, तो आपको पता है 1 KB में आपका, आई मीन टू से 1000 KB में 1 MB होता है, तो एमबी में आप इसको चेंज करोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, 0.1। ठीक है, यहाँ आपने चेंज कर लिया, वहाँ ऑलरेडी एमबी में दिया हुआ था, अगर मुझे थोड़ा बहुत याद है तो। ठीक है, तो यहाँ आप चेंज कर लेना ताकि ये सही से, या फिर इसी को केबी में चेंज कर लो, मर्जी आपकी है। तो यहाँ हो क्या रहा है भाई, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। और जब यहाँ देखो आपने इसको एमबी में लाया, और आप यहाँ क्या कर सकते हो, एमबी में लाने के बाद 1 MB में कितने बीट्स होते हैं, 8 बीट्स होते हैं, हमें बीट्स में चाहिए, तो इसको 8 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो 8 को आप इससे कर दोगे, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट आपका ऐसा कुछ है, 1 MB लग रहा है। ठीक है, तो एक आपका ये हो गया मेगाबाइट्स में, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स, और टोटल 1000 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना है यार, 125 आएगा। हाँ जी, 125 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 125। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। यस सर। ठीक है जी। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका 125 आ गया, मतलब आपका ये रहा टोटल, जो उसकी रिक्वेस्ट वगैरह हो रही है वो ये रही। और एक फाइल, वो रिक्वेस्ट 125 मैं बोल रहा हूँ और पर सेकेंड ना, हाँ ठीक है। और ये जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो 10 KB है, मतलब 0.1 MB में, बिट्स में। तो मैं अगर इसको 0.1 से डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1250। इतने रिक्वेस्ट चलेंगे भैया, इतना आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज क्या है, बस 500 है। 500 ही कर सकता है मैक्सिमम, तो 500 आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ आई जो भी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। हाँ, तो समझ आ गया वो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं यार, अब उसने क्या करा, 1000 को 500 से कर दिया है, उसने 500 KB कर दी, तो वहाँ पे 0.1 से डिवाइड करा था आपने, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, कुछ नहीं बदला है। तो हाँ यहाँ पे सर, क्या हो जाएगा, वो 0.5 1200 से, हाँ 1250 आ जाएगा जब आप उसको फिर 5 उससे से और डिवाइड करोगे। डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, वही सारी की सारी चीजें। बस आपकी जो ये जो है ना, ये दे रखा है आपका 1 GB, से उसको अपग्रेड करके 2 GB कर दिया है। ठीक है, अब 1500 HTML पेजेस वो दे रहा है। तो फिर आप इसके रिगार्डिंग भी देख लेना अब क्या करना है, और बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो भी दे रखे हैं आपके, वो सबको आप सारी की सारी जो भी क्वेश्चन बताया मैंने, समझ आया। ये तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं यार, ये 2 GB हो गया, तो जब आप इसको मेगाबाइट में चेंज करोगे तो फिर ये 2000 हो जाएगा। इसको आप 8 से डिवाइड कर देना, 8 से डिवाइड करने पे 250 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1000 को कर रहे थे तो 125 आ रहा था, ये 250 आएगा। और 250 आएगा, और बाकी पैरामीटर सेम है। सेम होने का क्या मतलब है कि 0.1 MB, क्योंकि 100 KB था ना ऊपर, और सारे पैरामीटर सेम है। क्योंकि जस्ट अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 500 KB कर दिया था, बट ये प्रेफर कर रहा है क्वेश्चन 4 को, गौर से देखना, क्वेश्चन 4 में 100 KB था। 100 KB मतलब 0.1 MB, इसको आप 0.1 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2500। और आपकी जो टोटल कैपेसिटी है ना वो 1500 की है, तो 1500 ही जनरेट करेगा, जस्ट बिल्कुल सेम पहला क्वेश्चन आपका। तो ये आपको समझ आ ही गया क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के पास एपीआई मैनिपुलेट करने के लिए रन टाइम पे एग्जैक्टली, तो ब्राउजर के इनसाइड अपडेट करता है बट नॉट रेस्ट्रिक्टिव, तो वही सारी की सारी चीजें। तो फिर भाई ये जो भी